सो अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 9 का सेकंड पार्ट है ये, और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, व्हाट डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। क्लास 9 की सीरीज का सिविक्स का पहला चैप्टर सेकंड पार्ट। आई होप आप सभी लोगों ने हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करा होगा। इस ऐप पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। इस ऐप पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, और अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि एक डेमोक्रेटेड कंट्री में और एक नॉन डेमोक्रेटेड कंट्री में क्या अंतर होता है, अगर आप नोटिस करो तो हमने वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले पार्ट में काफ़ी बेसिक बातें बताने की कोशिश करी थी कि अगर आपका देश लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें से सेकंड पार्ट था कि उस देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ओपोजिशन पार्टी हो। जब इलेक्शन का दौर आता है तो उस देश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करता है और सभी को समान मौका देने की कोशिश करता है। ये डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट के अंदर होता है, चाहे कोई भी सरकार हार रही हो जीत रही हो, पर फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है। जबकि अगर हम नॉन डेमोक्रेटेड कंट्री के अंदर देखें तो ऐसा नहीं होता है, जिसे हम गैर लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाइना की बात ले लीजिए। चाइना अगर आप देखो तो 1954 के अंदर वो पहली बार अपनी नेशनल असेंबली जो है वो बनाता है, और उस टाइम पीरियड के अंदर आप देखोगे कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वहाँ पे एक सरकार बनती है। वैसे तो माओ जेडुंग की क्रांति से लेके जू एन लाइ के बारे में आप लोग क्लास 9th में नहीं पढ़ोगे, क्लास 11 12th में जाके पढ़ोगे। अगर आप लोग क्या कहते हैं हिस्ट्री लेते हो, पॉलिटिकल लेते हो, तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। लेकिन दोस्तों अगर हम चाइना की बात करें कि एवरी 5 ईयर के अंदर इलेक्टेड कंट्री पार्लियामेंट चुनती है, लेकिन नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही हमेशा क्या कहते हैं पार्टी जो है पावर में आती है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC ही सरकार बनाती है। ऐसे में पूरे चाइना के अंदर लगभग 3000 सदस्य चुने जाते हैं। कुछ सदस्य सेना द्वारा भी चुने जाते हैं, लेकिन इलेक्शन होने से पहले ही अगर कोई दूसरी पार्टी खड़ा होना चाहती है, कौन सी पार्टी के खिलाफ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ अगर खड़ा होना चाहती है, तो इस पार्टी से सबसे पहले अप्रूवल लेने की जरूरत है। देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना टोटल 2103 लोग 2019 के अंदर इलेक्शन हुआ था, 2103 लोग तो इन्हीं के ही हैं। जबकि जो इनके साथ गठबंधन बनाती है वो अलग से सरकार इनके साथ बनी पड़ी है। तो ऐसे में अगर आप नोटिस करो तो केवल वो लोग चाइनीज कम्युनिटी पार्टी के सदस्य होते हैं जो उससे संबंधित 8 छोटे दल 2002 और 2003 में चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त कर चुके थे। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही बनाई जाती है, जो बिल्कुल गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो हमेशा इलेक्शन जीतती है, उसके साथ 8 छोटी पार्टियां अलायंस करती हैं। 8 छोटी पार्टियां मतलब 8 छोटी है, आप नंबर देख सकते हो। सिर्फ इन्हीं को ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये लोग ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ नहीं जाते हैं, उनके साथ ही अलायंस कर लेते हैं। तो ऐसे में इलेक्शन हो तो रहा है हर 5 साल के अंदर, लेकिन जनता जो है कुछ नहीं करने वाली, ठीक है, या जनता का कुछ नहीं होने वाला। तो चाइना के अंदर इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना के अंदर जो चुनाव है वो लोगों को एक गंभीर विकल्प नहीं देता है, और दे हैव टू चॉइस द रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी को ही चुनते हैं, एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा ही कैंडिडेट को अप्रूव कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस बात का हुआ, ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा ही वहां पे हो रहा है। अब सेम ऐसा एग्जांपल मैक्सिको का लेते हैं। मैक्सिको भी एक गैर लोकतांत्रिक देश है। 2000 से वहां पे एक पार्टी है PRI पार्टी, जिसे बैक साइड से इंस्टीट्यूशनली रेवोल्यूशनरी पार्टी बोलते हैं, संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी हिंदी में बोला जाता है। इनके खिलाफ विपक्षी दल बहुत आते हैं। PRI पार्टी के खिलाफ विपक्षी दल बहुत आते हैं। आप देख सकते हो 1929 में फाउंड हुई थी, 1946 तक एज इट इज ऐसी रही, नाम चेंज होता रहा, PNR हुआ, PRM हुआ, PRI रहा अभी तक। और मैक्सिको के अंदर 2003 तक अगर आप मैक्सिको देखें, कुछ मैक्सिको है, और मैक्सिको के अंदर अभी भी प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनली रेवोल्यूशनरी पार्टी का ही बना हुआ है 2023 के अंदर। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आज भी मैक्सिको के अंदर ये लोग डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। अब डर्टी पॉलिटिक्स क्या होता है, गंदी राजनीति। अब गंदी राजनीति में लोग ये लोग क्या करते हैं, ऑल दीज हु आर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड द पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग। ऐसा कहीं होता है? आज की डेट में जो सरकारी अधिकारी है वो बीजेपी सरकार की किसी मीटिंग में जाएगा जबरदस्ती है क्या? नहीं।
लेकिन मैक्सिको के अंदर ये है, मैक्सिको के अंदर ये देखने को मिलता है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि सरकार के ही तो काम करने वाले हैं और सरकार वहाँ पे पीआरआई पार्टी की चल रही है, तो उनको पार्टी मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि पीआरआई पार्टी को वोट करें। मीडिया ज्यादातर अपोजिशन पार्टी की एक्टिविटी को क्रिटिसाइज करती है, जैसा हमारा इंडिया के अंदर भी प्रेजेंट टाइम पे होता है। समटाइम्स पोलिंग बूथ जो है शिफ्ट हो जाते हैं, अगर लगता है कि पीआरआई पार्टी को वोट नहीं मिल रहे हैं तो वो पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिए जाते हैं दूसरी जगहों पर। तो ये बहुत गलत है और इस तरीके से ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब एक और बात करते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज। एक स्टेट के अंदर अगर एक वोट की एक वैल्यू है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 28 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो, एक वोट की वैल्यू समान है, सभी अपने नेता को चुन सकता है और डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ नॉन डेमोक्रेटेड कंट्रीज यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एस्टोनिया अगर आप देखो तो एस्टोनिया के अंदर से रशिया से जो लोग आए हैं, तो रशिया, ये वैसे भी एस्टोनिया बहुत छोटी कंट्री है ना, तो ये कंट्री कहती है कि भैया रशिया से आए हुए इमिग्रेंट या माइग्रेंट अगर एस्टोनिया की सिटीजनशिप लेते हैं तो हम इनको राइट टू वोट यहाँ पर नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो यार ये तो वन वोट वन वैल्यू नहीं हुआ ना, जो एस्टोनिया के अंदर राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया जा रहा। दूसरा, सऊदी अरेबिया इतने पहले आजाद हो गया था लेकिन 2015 तक वुमेन को राइट टू वोट नहीं था। 2015 के बाद पहली बार सऊदी अरेबिया कंट्री बनी जिसने अपने वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार दिया। दूसरी बात, फिजी, बहुत छोटी कंट्री आपको दिखाई दे रही होगी, ये फिजी एक छोटी सी कंट्री। फिजी कंट्री कहती है कि भैया इंडियन फिजियन, मतलब जो इंडिया से आए हुए फिजी के अंदर रहते हैं और सिटीजनशिप हासिल करके बैठे हुए हैं, भैया उनको भी हम राइट टू वोट का अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि हमारे खुद फिजी लोगों की कंट्री के अंदर जो फिजी पीपल हैं सिर्फ वही वोट डालेंगे। तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद देख सकते हो इंडो फिजी का मतलब क्या होता है, वो मैंने विकिपीडिया से ढूंढ के निकाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट चौथे लेवल पे जो अच्छी बात है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, कि ये कंट्री एक बेसिक सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल से चलती है। हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग देश को चलाया जाएगा और कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी सरकार के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए या रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों एक गैर लोकतांत्रिक पार्टी जिम्बाब्वे की है जो 1980 के अंदर व्हाइट माइनॉरिटी से रूल कर रही थी। 1980 के अंदर जिम्बाब्वे अटेंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटीज। व्हाइट लोग थे कुछ, व्हाइट इन द सेंस ब्रिटिशर्स थे जो जिम्बाब्वे के ऊपर राज कर रहे थे। 1980 के बाद इन्होंने उनको भगाया जिम्बाब्वे से और 1980 में अपने आप को आज़ाद करा। और वहां पर एक जेनू पीएफ नाम की पार्टी बनती है दोस्तों, जेनू पीएफ, और उन्होंने ही फ्रीडम स्ट्रगल झेला था। जेनू पीएफ की फुल फॉर्म आप देख सकते हो, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जेनू पीएफ, यूनिटी, पीस एंड डेवलपमेंट के ऊपर इनका फोकस है। इनका सिंबल भी आप देख सकते हो जेनू पीएफ का। और ये उस टाइम पीरियड पे देश में बहुत अच्छी तरीके से क्रांति करते हैं और जेनू पीएफ 22 दिसंबर 1987 के टाइम पीरियड पे ये बनती है। इसका हेडक्वार्टर जेनू पीएफ का बिल्डिंग वहीं पर जिम्बाब्वे के अंदर ही है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पहली बार बने हुए राष्ट्रपति मुगाबे, ये देख सकते हो राष्ट्रपति मुगाबे, ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द जिम्बाब्वे है। थर्ड प्रेसिडेंट ये बने, पहली बार वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट ये बने और वाइस प्रेसिडेंट ये बने। मैंने प्रेजेंट टाइम का तक कई सारा डेटा आपको एनसीईआरटी के अंदर दे दिया है इसके अंदर, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहली बार अगर आप प्रेसिडेंट मुगाबे की बात करें, वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पीरियड पे। he was popular but used unfair practice in the election. Over the year his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. आप देख सकते हो समय के साथ इन लोगों ने संविधान में ऐसे बदलाव करे जिसमें प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा बने और जनता के प्रति ये लोग लेस अकाउंटेबल रहे। ये बिल्कुल गलत है। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट में बड़ा ही दिक्कत है। बहुत सारी जिम्बाब्वे की मूवी देखोगे तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। पता नहीं क्रिकेट कैसे प्रमोट हो रखा है वहाँ पे। अब यहाँ पे टेलीविजन और रेडियो पे कंट्रोल सरकार का पूरी तरीके से। तो रॉबर्ट मुगाबे आप देख सकते हो 2015 के अंदर 2017 तक प्रेसिडेंट बने रहे और 2017 के बाद आई थिंक 17 तक बने रहे। 2017 के बाद ये नए आते हैं, ये देख सकते हो, ये आई थिंक इन्हीं के पावर के बाद आते हैं। और जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो यही क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आते हैं और ये कुछ ही टाइम पीरियड पे रहते हैं, लेकिन 2023 में भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ये हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि
रॉबर्ट मुगाबे ने टेलीविजन पे कंट्रोल करा, जो भी पत्रकार उनके खिलाफ कुछ छापता है तो उसको पावर में रहने नहीं देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है कोर्ट के कुछ जजमेंट को भी नज़रअंदाज कर देती है, उनके खिलाफ चली जाती है। तो ऐसे देश में रहने का फ़ायदा ही क्या है? मतलब मैं देश में रहने का फ़ायदा तो नहीं बोल सकता, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है भाई, देश तो है अब जैसा भी है ना, तो डेमोक्रेसी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेमोक्रेटेड और नॉन डेमोक्रेटेड कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश और अलोकतांत्रिक देश में क्या अंतर है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। आई होप आपने ऐप जरूर डाउनलोड करा होगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लास्ट तक आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए।